एक एक करके आपके हर एक मंडल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करके पूरी हो रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे चुरू मंडल में भी आपका प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है वो आपकी गुरुवार को समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर देखिए अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी 21 व 22 को दस्तावेज सत्यापन करा सकेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 18,000 यानी चुरू मंडल के अंतर्गत टोटल 18,012 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन 15,475 जो कैंडिडेट हैं वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए थे, यानी कि 2,500 जो 37 कैंडिडेट हैं वो गैर हाजिर रहे हैं। गुरुवार को भी 750 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन 641 ही कैंडिडेट पहुंचे, 109 कैंडिडेट हैं वो अनुपस्थित रहे हैं। शुरू में आप सभी को पता है राजकीय गोयनका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 मार्च से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, जो कि गुरुवार को समाप्त हो गया है। अब जो कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं उनको 21 और 22 अप्रैल को बुलाया गया है। 21 और 22 अप्रैल को सत्यापन दस्तावेज का करवाने के लिए पहला अवसर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए निदेशालय के द्वारा मोबाइल पर मैसेज अभ्यर्थियों को भेजे जाएंगे, है ना। मोबाइल पर मैसेज भेजे जाएंगे और आधिकारिक वेबसाइट को अभ्यर्थी है वो चेक करते रहें। तो इनकी आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जैसे भी कोई सूचना आएगी वो हम आपको बता देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सूचना आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है ना। तो देखिए अब अपन बात करते हैं, कुछ आपके कमेंट में यहाँ पर ले लेता हूँ जिन अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर देखिए, सर मैं स्पोर्ट्स से हूँ, जब मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे तो उसमें प्रोविजनल लिखा, तो उसका क्या मतलब है, सही है या गलत? और अगर वो चेक करेंगे सर्टिफिकेट तो फेडरेशन हमारे पास भी कोई कॉल या मैसेज आएगा क्या? देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोविजनल लिखा हुआ है ना, ये प्रोविजनल क्यों लिखते हैं, है ना। देखो प्रोविजनल लिखने के पीछे कारण क्या है, जैसे अभी शिक्षा विभाग जो है, स्कूल शिक्षा विभाग, वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य करवा रहा है। और आपको जब अनुपस्थित कैंडिडेट है, अभी मैंने आपको दिखाया 21 और 22 अप्रैल को उनको पहला अवसर दिया जाएगा, उसके बाद में 27-28 अप्रैल के करीब उनको दूसरा अवसर दिया जाएगा। फिर 11 मई की डेट है वो दे रखी है कि स्कूल शिक्षा विभाग से आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं वो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में चले जाएंगे, और वहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड उनको क्रॉस वेरीफाई करेगा, है ना। तो वहां पर क्या होगा, जैसे कोई अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती मिलती है और यहाँ वाले स्कूल शिक्षा विभाग वाले वहां पर प्रोविजनल नहीं लिखते हैं, है ना, तब इनके ऊपर जवाबदेही आ जाती है कि जब आपको ये लगा था कि इनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी है तो आपने टिप्पणी में प्रोविजनल क्यों नहीं लिखा, है ना। क्योंकि वहां पर मैंने आपको कल भी बताया था, देखिए एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया है कि टिप्पणी तो सब करते हैं लेकिन अधिकारी सर जी, अरे टिप्पणी तो सब करते हैं लेकिन टिप्पणी में लिखा हुआ क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। जो नोडल अधिकारी की टिप्पणी है आपकी चेकलिस्ट में नीचे नीचे, उस नोडल अधिकारी की टिप्पणी में एक तो ये बात लिखी हुई होती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है ना, या आपका इस तरीके से ओके लिखा हुआ मिलता है। तो वो जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में दस्तावेज जाते हैं वो ओके वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक नहीं करेंगे, है ना। टिप्पणी में अगर ये लिखा हुआ होगा, जैसे इस बच्चे के ये लिखा हुआ है कि प्रोविजनल स्पोर्ट्स से हो, लेकिन इसने यहाँ पर प्रोविजनल लिख दिया स्कूल शिक्षा विभाग वाले, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में जो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो यहाँ पर जो प्रोविजनल लिखा हुआ होगा ना, वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अगर आपने जो सर्टिफिकेट लगाया है ना, जो आपने सर्टिफिकेट लगाया है फेडरेशन का, वो सर्टिफिकेट चेक करेंगे। अगर उनको किंतु परंतु लगा उस सर्टिफिकेट में तो आपके पास में कॉल या मैसेज आ सकता है और आपको फिजिकली वहां पर उपस्थित होना पड़ सकता है इसका जवाब देने के लिए। लेकिन अगर वो ऑनलाइन डाटा चेक करते हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई मतलब त्रुटि नहीं लगती है आपके सर्टिफिकेट में, आपके डॉक्यूमेंट में, तो वहां पर बाद में वो वहां से ओके कर देंगे और जो फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे वहां पर आपका जो प्रोविजनल पी लिखा हुआ आएगा वो हट जाएगा, है ना। लेकिन ये यहाँ से प्रोविजनल नहीं लिखते हैं और वहां पर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तब इनके ऊपर जवाबदेही आ जाती है ना। इसलिए प्रोविजनल अगर आपको लिखा गया है ना तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से सही है तब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला देखो, सर मेरी बीए की डिग्री है और 3 साल की मार्कशीट है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पास वाली है, पर मैंने बीए पार्ट सेकंड में एक सब्जेक्ट फेल हो गया था और ऑप्शन वो फेल वाली जो मार्कशीट है वो नहीं मिल रही है, तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या? देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो फेल वाली मार्कशीट है वो नहीं मिल रही है, अगर उसकी फोटोकॉपी है तो भी लगा दो, है ना। और अगर नहीं मिल रही है तो आप कौन से साल में फेल हुए थे, वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से यूनिराज डॉट रिजल्ट पर जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। शेखावाटी यूनिवर्सिटी है तो इसकी वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ से आपको जो ऑनलाइन रिजल्ट आप चेक करते हैं जिस साल आप फेल हुए थे वो ईयर सेलेक्ट करके अपने रोल नंबर डाल के जो रिजल्ट वाला जो मार्कशीट आती है ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप साथ ले जाना। अगर वो पूछें कि 1 साल का गैप क्यों लगा हुआ है तब आप वो मार्कशीट उनको दिखा देना कि सर 1 साल में फेल हो गया था और फेल वाली मार्कशीट है वो मुझे ओरिजिनल मिल नहीं रही थी। तो ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिजल्ट है ना। तो वो मार्कशीट आप साथ ले जाना, वहां पर आपको अटैच करने की आवश्यकता नहीं है, जब वो पूछे तब आप बता देना, है ना। वरना तीनों साल की जो ओरिजिनल मार्कशीट है ये पास वाली, ये आप लगा देना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर देखो टिप्पणी तो सभी करते हैं, मैंने आपको बता दिया टिप्पणी तो सभी करते हैं, है ना, क्योंकि टिप्पणी करने के लिए ही वो कॉलम आपको दिया गया है चेकलिस्ट में। वहां पर नोडल अधिकारी जो होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का वो टिप्पणी करता है, लेकिन टिप्पणी में वो लिखता क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए, सर मेरा डीबी 18 अप्रैल को है ना, 18 अप्रैल को है और आज कितनी 17 अप्रैल हो गई।
और मेरे मैसेज कल आया है, क्या आया है कि 24/2 के लिए उपस्थित हुए। 24 अप्रैल को दिया गया, 24 अप्रैल को डीवी के लिए उपस्थित हुए। मैं अजमेर से हूँ। 18 अप्रैल की डेट चेंज हुई है क्या? देखो मैं पहले आपको बता दूं कि 18 अप्रैल की जो डेट है वो चेंज होने का आधिकारिक जो सूचना है वो फिलहाल नहीं आई है अजमेर मंडल की, है ना। लेकिन जैसे विभाग के पास में, आपके पास में अगर मैसेज भेजा गया है विभाग के द्वारा, तो अगर आपको जो मैसेज भेजा गया है उसी आपको डेट के ऊपर उपस्थित होना है। क्योंकि जो स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक हैं, वो कौन, क्या कानाराम जाट है, क्या नाम है उनका, तो वो जैसे हर एक स्थल का है वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि अगर उनको भीड़ ज़्यादा लगती है तब तो वो ये कह देते हैं कि आप इतने अभ्यर्थियों को बुलाते क्यों, तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही नहीं होता है। तो वो अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ी कम कर देते हैं। और किसी वेरिफिकेशन सेंटर पर जाते हैं, वहाँ पर उनको अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले जो अधिकारी हैं वो अगर ठाले बैठे रहते हैं, तब वो बोल देते हैं कि आप अभ्यर्थियों को ज़्यादा बुला लो ताकि जल्दी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए, है ना। तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वो 750 अभ्यर्थियों की जगह अगर 900 अभ्यर्थी बुलाते हैं, या 750 की जगह वो 700 अभ्यर्थी ही बुलाते हैं, तो वो पर्सनली कैंडिडेट को मैसेज करते बता देते हैं। तो आपको जो मैसेज आया है, अपडेटेड जो मैसेज आया है, उस डेट को ही आपको उपस्थित होना है, ठीक है। बाकी आप देख लेना। अगला देखिए, हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज़ रिप्लाई करना। मेरे डीवी 10 को, मैं डाइवोर्स हूँ तो मेरे पास डाइवोर्स सर्टिफिकेट तो है, बट मेरी सर्टिफिकेट नहीं है। सर मुझे डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैंने क्या है, डाइवोर्स ही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि हो गया है, और उन्होंने मुझे बोला कि हो गया। कोई हस्बैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा। सर मेरे पास हस्बैंड के साइड का ना तो मेरी सर्टिफिकेट है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट है, बस एक इलेक्शन कार्ड है ना। तो इलेक्शन कार्ड में यानी वोटर आईडी है, और वोटर आईडी भी आपका आपके पति के साथ में संबंध दर्शाया हुआ है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो क्या सर आगे उससे काम हो जाएगा या मुझे कुछ और करना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई में क्या कर सकते हैं अब। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक तो कल भी एक दो स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर मैसेज किया था, और उनका ये कहना था कि जो डाइवोर्स कैटेगरी है, उनसे ये जो हस्बैंड का रिलेटेड वाला जो सर्टिफिकेट है ना, ये कम मांगा जाता है। जो विधवा श्रेणी है, उनसे आपके जो हस्बैंड के साथ में आपका जो संबंध दर्शाया हुआ है, एक आईडी प्रूफ होता है, वो ज़्यादा मांगा जाता है। तो पहली बात तो आप डाइवोर्स कैटेगरी है, तो ये थोड़ी सी आपके लिए राहत की खबर है ना। दूसरी बात, अगर रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगा भी जाता है, तो आपके पास में वोटर आईडी आपने दी है, और वोटर आईडी में आपका नाम, उसके बाद में आपके पति का नाम वहाँ पर दर्शाया हुआ है, ठीक है। और ये आपकी डाइवोर्स सर्टिफिकेट आपके पास में है ही, तो उसमें भी आपका और आपके पति के साथ में संबंध वो दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप अगर इलेक्शन कार्ड है, वोटर आईडी, ये आप जमा करवा देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आने वाली है, ठीक है। आगे देखो, सर मेरे डॉक्यूमेंट्स झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी ये मूल निवासी है वो झुंझुनू के हैं, और मैं जयपुर में रहता हूँ पिछले 10 साल से। मेरे 4th ग्रेड में 162 नंबर है, अच्छे नंबर हैं, एंड 4337 रैंक है। तो क्या मुझे जयपुर में कोई भी पोस्ट पे ज्वाइनिंग मिलेगी क्या? देखो मैं आपको बता दूं कि रैंक आपकी अच्छी खासी है, ठीक है। तो आप जो वहाँ पर विभाग बनने के लिए अगर आपको बुलाया जाता है, उसमें आप सचिवालय जो विभाग है वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सचिवालय विभाग अप्लाई करेंगे आपको, तो जयपुर में यहाँ पर आपको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। वैसे विभाग के लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी कैंडिडेट इच्छुक है वो कमेंट करके बता देना, तो आपको बिल्कुल जयपुर में आप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, सर मैं राजस्थान पुलिस से ज्वाइन कर लूँ, अभी 4th ग्रेड में थोड़ा टाइम लगेगा क्लियर होने में, बाद में राजस्थान पुलिस से 4th ग्रेड में आ सकती हूँ क्या? बिल्कुल बता, बिल्कुल आप राजस्थान पुलिस से 4th ग्रेड में आ सकते हैं। ये क्या है, मनीषा मीणा है, लड़की है। लेकिन राजस्थान पुलिस में ये है कि जैसे आपकी 24 घंटे की नौकरी होती है ना, 24 घंटे की नौकरी होती है, और ये आपकी जो 4th ग्रेड है ना, वो आपकी 8 घंटे की, 7 घंटे की, यानी जहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलती है ना, उसके हिसाब से वो नौकरी है वो डिसाइड होती है। राजस्थान पुलिस की 24 घंटे की ऐसी होती है, जैसे आप ड्यूटी करके अगर अपने रूम पे आते हैं, अपने घर पे आते हैं, और रात के 12 बजे भी अगर अधिकारी का फोन आ जाता है कि फलाने एसपी साहब है वो थाने में आ रहे हैं, तो आपको तुरंत, ठीक है, तुरंत कपड़े चेंज करके वहाँ पर थाने में जाना पड़ेगा। रात के 12 बजे, 1 बजे कभी भी आपके पास में फ़ोन आ सकता है। 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आपको वर्दी में वहाँ पर ऐसे खड़े रहना पड़ेगा ना। 24 घंटे का मतलब ये है कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, 24 घंटे में कभी भी। क्योंकि हमारे एक अंकल हैं वो राजस्थान पुलिस में, तो हम उनको अक्सर देखते हैं कि जैसे वो रात को 9 बजे 10 बजे घर आते हैं, और उसके तुरंत बाद में वो वापस भागते हैं। तो ये हमने देखा है अक्सर, ठीक है, पर्सनली अनुभव किया है। तो राजस्थान पुलिस की 24 घंटे की नौकरी इस तरीके से होती है, आपको रात को कभी भी उठकर जाना पड़ सकता है, जैसे ही थाने से पुलिस लाइन से फ़ोन आ जाता है तो। और लड़की के लिए खासतौर से ये थोड़ा सा परेशानी वाला हो जाता है, लड़का तो फिर भी कैसे न कैसे मैनेज कर लेता है। तो ये तो आप देख लेना। वैसे 4th ग्रेड से आप राजस्थान पुलिस से 4th ग्रेड में आ सकते हो, कोई आपको इश्यू नहीं है, वो डिपेंड करता है आप पर और आपके घर वालों पर कि आपको वो किस तरीके से आपका माहौल है। आगे देखिए, सर मैं ओबीसी से हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र है वो 2 फरवरी 2024 का है, चल जाएगा क्या, या मैं एफिडेविट बनवाऊँ? 24 अप्रैल को है मेरा डीवी। देखिए 2 फरवरी 2024 को है, और आपका बना हुआ होना चाहिए 20 अप्रैल 2024 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 के बीच में। अगर इसके बीच में है तब तो आपको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। और अगर इससे 2 साल पहले है, जैसे अगर आपका 20 अप्रैल 2022
से लेकर के 20 अप्रैल 2022 से लेकर 2024 के बीच में, तब आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो आपका देखिए यहाँ पर 2 फरवरी है, तो फरवरी अप्रैल से पहले आ गई, यानी कि इस डेट के बीच में आ गई, है ना, तब आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि से 12 महीने पहले का बना हुआ है, तब आपको एफिडेविट नहीं बनवाना है। बाकी अगर इससे 2 साल पहले का बना हुआ है, तब आपको एफिडेविट बनवाना है ना। तो यहाँ पर आपको एफिडेविट है वो बनवाना पड़ेगा बिल्कुल, ना, बिना एफिडेविट के आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहते हैं। आगे देखिए, सर मैंने मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट अभी न्यू बनवाया है, तो मुझे एफिडेविट लगाना चाहिए क्या? वहाँ डॉक्यूमेंट से चेक करेंगे, चेक करने वाले कहे तब ही लगाएं क्या एफिडेविट? देखो, वहाँ पर जाने के बाद में अगर आप एफिडेविट बनवाते हो ना, तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक तो क्या है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम लगभग पूरा भी हो गया है हर एक मंडल स्तर पर देखा जाए तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको एफिडेविट बनवाने की सुविधा ना भी मिले, और अगर मिलती भी है तो क्या पता आपको 1-2 किलोमीटर चलने के बाद में मिल सकती है, तो वहाँ पर जाने के बाद में आप परेशान होंगे। इसलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बनवाना है या नहीं बनवाना है। मेरा 18 अप्रैल को डीवी है, यानी कि कल इनका डीवी है, और मेरे 12th की मार्कशीट में पापा का नाम रमेश चंद्र है, और 10th की मार्कशीट में रमेश चंद है ना, क्योंकि जो 10th की मार्कशीट वाला है ना, वही आपका मान्य होगा, उसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट है वो बनवाने होते हैं। 12th में आपका नाम, पापा का नाम वो रमेश चंद्र है, यानी ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, आपके मूल और जो जाति है, मूल निवास और कास्ट, ये अभी बनवाए हैं, यानी कि अगर पहले का नहीं बनवाया हुआ है ना, क्योंकि ये बात आपने पूरी नहीं लिखी, अभी बनवाया, तो मैं अगर इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने अभी बनवाया है, इसका मतलब पहले का नहीं बनवाया हुआ है। अगर मूल निवास पहले का भी बनवाया हुआ है, तब तो मूल निवास के लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, नया और पुराना दोनों ले जाना। लेकिन अगर मूल निवास केवल अभी बनवाया है, तब आपको मूल निवास के लिए भी एफिडेविट बनवाना है। और जाति प्रमाण पत्र अभी बनवाया है, तब जाति प्रमाण पत्र के लिए तो आपको एफिडेविट बनवाना ही बनवाना है, क्योंकि अगर 19 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं है, तब आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अब देखो, आपको करना क्या है, एक ही आप एफिडेविट बनवा लेना, एक एफिडेविट बहुत है, उसी में मूल निवास का शामिल कर देना, उसी में आपका कास्ट सर्टिफिकेट का शामिल कर देना, और उसी में आपका जो 12वीं की मार्कशीट है उसमें आपके जो पिताजी का नाम है उस प्रॉब्लम को मेंशन कर देना। यानी कि एक ही सर्टिफिकेट में इस तरीके से आप नंबरिंग करके तीनों प्रॉब्लम को मेंशन कर देना। हर एक चीज़ के लिए आपको अलग अलग एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिली होगी। बाकी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, जो भी भाई बंधु 4th ग्रेड भर्ती से संबंधित है, ताकि उनको भी थोड़ी राहत मिल सके। बाकी अभी भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।